Hello everyone and welcome to the new session 2021-22. Myself Surendra Kumar, Assistant Professor Chemistry, Government Science College Sikar, BSc Part 3rd Chemistry में मैं पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, बीएससी पार्ट 3rd में जो सिलेबस दिया गया है, पहले मैं उस सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की चर्चा कर लेता हूं। सिलेबस के दौरान ध्यान रखिएगा, आप लोगों के मैंने कहा कि प्रत्येक जो पेपर है वो पेपर 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो ध्यान रखना, सेम बीएससी पार्ट 2nd की तरह ही बीएससी पार्ट 3rd में भी टोटल जो मार्क्स होंगे वो 450 यानी 450 मार्क्स के होंगे। ये 450 मार्क्स 3 भागों में डिवाइडेड होते हैं। 150 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है, अगर मैथमेटिक्स है आपकी तब ऐसी स्थिति में 150 मार्क्स का मैथ्स और 150 मार्क्स का ही फिजिक्स का। अगर बायोलॉजी है तब ऐसी स्थिति में बॉटनी और जूलॉजी। ये जो 150 मार्क्स हैं ये 2 भागों में डिवाइडेड होते हैं। एक थ्योरी के मार्क्स होते हैं और दूसरे होते प्रैक्टिकल के मार्क्स। ये जो थ्योरी के मार्क्स हैं ये 100 मार्क्स होते हैं और प्रैक्टिकल के 50 मार्क्स निर्धारित हैं। अब ये जो 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। नेक्स्ट लेक्चर्स में कभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थ्योरी के ये जो 100 मार्क्स हैं ये 3, चूंकि अपने केमिस्ट्री में 3 पोर्शन डिवाइडेड कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में ये 33 मार्क्स का है। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है वो भी 33 मार्क्स का है। एंड लास्टली फिजिकल जो केमिस्ट्री है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर 34 मार्क्स का, और ये तीनों ऐड होके 100 मार्क्स बनते हैं। इन तीनों को जोड़ के आपको 36 मार्क्स लाने होते हैं, पासिंग मार्क 36। तो ये आपका पैटर्न है। अब मैं आप लोगों के साथ जो जिक्र करूंगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के बारे में जिक्र करूंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर मैंने आपको बता दिया 33 मार्क्स का है। अब ये जो प्रत्येक पेपर है ये 5 यूनिटों में डिवाइडेड है। यूनिट 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। ये जो आप लोगों की बीएससी पार्ट 3rd में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 1st जो दिखा रखी है वो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस की है। इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अंतर्गत आपके दे रखा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस एज ए हार्ड एंड सॉफ्ट। अभी तक जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है अम्ल एंड क्षारों का, क्योंकि बीएससी पार्ट 2nd से ही ये जुड़ा हुआ है, तो बीएससी पार्ट 2nd का अगर आपको अच्छे से मालूम है तो ये एसिड बेस कंसेप्ट का ही टॉपिक है। एसिड बेस कंसेप्ट उसी से जुड़ा हुआ है, एसिड बेस कंसेप्ट से ही। एसिड बेस के अंतर्गत एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, अपन ने प्राइमरी जो कंसेप्ट है जैसे आर्हेनियस कंसेप्ट है, देन आफ्टर ब्रोस्टेन लोरी कंसेप्ट है, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट है, लक्स फ्लड कंसेप्ट है, देन लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है, यहां तक पढ़ लिया था। देन इससे आगे की जो स्टडी है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। देन पियर्सन्स HSAB कंसेप्ट है, एसिड बेस स्ट्रेंथ है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस है, सिम्बायोसिस है, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ये आप लोगों के सिलेबस में मेंशन किया गया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मेंशन कर रखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों के न केवल एकेडमिक बल्कि कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है। इसी का पोर्शन नेट के अंतर्गत है, चाहे सेट के एग्जाम हो उसके अंतर्गत दिया गया है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो या स्कूल लेक्चर के एग्जाम हो, तो इनमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो आपकी IIT JEM की जो एग्जाम होती है उसमें से भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर जो कोई MSc करना चाहता है आगे केमिस्ट्री से,
सेकंड देखिए, यूनिट के अंतर्गत आप लोगों के दिखा रखा है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब एक चीज थोड़ा सा मैं हल्का सा ब्रीफ पहले बता देता हूँ। ये जो 5 यूनिटें हैं, इन 5 यूनिटों में से चूंकि 33 मार्क्स का है, प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेंडेमिक सिचुएशन के कारण ये सिलेबस का घटाव बढ़ाव कर दिया गया है, इस वजह से क्वेश्चंस कम करने हैं। बाकी जो पैटर्न चलता है उसके अंतर्गत प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक यूनिट में से करना है और टोटल 5 यूनिट है तो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये जो 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन सामान्यतः है, 4 क्वेश्चन है वो आते हैं 6.5 नंबर के, तो ये 26 मार्क्स के, और रिमेनिंग जो 7 मार्क्स हैं उसका एक क्वेश्चन आता है, यानी 7 नंबर का एक क्वेश्चन और 6.5 नंबर के 4 प्रश्न आते हैं। अब ये जो पहली यूनिट है इनमें से 6.5 अंक के पूछे जाते हैं। दूसरी और तीसरी यूनिट में से 7-7 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर दूसरे में से पूछ लिया तो तीसरे में से 6.5 का ही आएगा, अगर दूसरे में से 6.5 का पूछा है तो तीसरे में। ये वेरिएबल है, कोई फिक्स नहीं है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रत्येक यूनिट समान है, इक्वल है। अब देखिए, यूनिट सेकंड की मैं बात करूं तो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत। ये सारी की सारी बीएससी पार्ट सेकंड से जुड़ी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ही अगला रूप है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंतर्गत अपन ने बीबीटी के बारे में पढ़ लिया था, बीबीटी के बारे तक अध्ययन कर लिया था। यहाँ थोड़ा सा आगे विस्तारित क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और कौन कौन से पैरामीटर इसको प्रभावित करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों के दोनों ही मच इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यूनिट संख्या सेकंड और यूनिट संख्या थर्ड, यूनिट नंबर सेकंड एंड थर्ड बोथ आर रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ही जुड़ी हुई है और ये दोनों की दोनों ही आपकी नेट, सेट और जेम जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स हैं उन सभी में, और मैं ऐसे कहूं कि एमएससी जो एंट्रेंसेस होते हैं उनमें यहां से प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है। क्लियर? ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा आपकी चौथी जो यूनिट है वो ऑर्गेनोमेटेलिक्स की है। चौथी जो यूनिट है वो ऑर्गेनोमेटेलिक्स की है, ये भी कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, मतलब इंटर रिलेटेड है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 3 यूनिट है वो तो आपकी कोऑर्डिनेशन से है, एक यूनिट है आपकी एसिड बेस से, और एक यूनिट यूनिक है जिसमें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जिसमें आपका फोस्फोजीन्स और सिलिकॉन्स दोनों आते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंतर्गत। क्लियर? ये आप लोगों का डिटेल्ड सिलेबस है। अब मैं आज जो चर्चा करूंगा वो यूनिट फर्स्ट की बारे में चर्चा करूंगा। यूनिट फर्स्ट में अपने एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में बात कर रखी है कि HSAB होता क्या है, कहां से ये कंसेप्ट आया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका यूनिट फर्स्ट हार्ड एसिड एंड बेस। यहां से अपन सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस, एसिड बेस होते क्या है। जो सिलेबस दिया गया है उसमें सबसे पहले आपका जनरल इंट्रोडक्शन, क्या अम्ल होता है, क्या क्षार होता है, वहां से स्टार्ट करते हुए देन आफ्टर क्लासिफिकेशन किस तरीके से एसिड और बेस का हार्ड और सॉफ्ट के रूप में किया जा सकता है। देन एक कंसेप्ट चलता है जिसको अपन कह देते हैं पियर्सन कंसेप्ट, जिसको पियर्सन कंसेप्ट कहता है कि हार्ड वाला है वो हार्ड के साथ ही इंटरेक्शन करता है, सॉफ्ट वाला सॉफ्ट के साथ। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि इन दोनों की जो बॉन्डिंग होती है वो स्टेबल बॉन्डिंग होती है, इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो स्टेबल बॉन्डिंग है। क्लियर? चलिए अगला देखिए, एसिड बेस कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ऐसी स्थिति में एसिड बेस कंसेप्ट के दौरान एसिड बेस स्ट्रेंथ क्या होती है, सिम्बायोसिस क्या है, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, और एप्लीकेशन पार्ट और इसकी लिमिटेशंस क्या है, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको HSAB प्रिंसिपल के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। देखिए अब सबसे पहले है सामान्य परिचय। अब देखिए सामान्य परिचय की मैं बात करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सामान्यतः है अपन लोगों ने
बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा। एसिड बेस कंसेप्ट, इस एसिड बेस कंसेप्ट के अंतर्गत अपन ने जिन चीजों का अध्ययन किया था वो था आरेनियस कंसेप्ट, आरेनियस कंसेप्ट, सेकंड ब्रोस्टेंड-लॉरी कंसेप्ट, थर्ड सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट, फोर्थ लक्स फ्लड सिस्टम या लक्स फ्लड सिस्टम कंसेप्ट, नेक्स्ट इज द लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट भी बोल सकते हो। अब ध्यान रखना आर्नियस सबसे पहला था। आर्नियस क्या कहता है कि जो H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है, एसिड, और जो OH- आयन देता है वो क्या कहलाता है, जलीय विलयन में जो OH- आयन देता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। और सबसे हाईएस्ट जो कंसेप्ट था वो था लेविस एसिड बेस कंसेप्ट या लेविस कंसेप्ट। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं वो तो है एसिड, और इलेक्ट्रॉन जो डोनर हैं वो क्या है, बेस है। क्लियर? इन्हीं को आधार बनाकर ये बात कही गई है। इसके बारे में देखिए, पूर्व कक्षाओं में हमने अम्ल क्षार अवधारणाओं का अध्ययन किया, जिनमें से लुईस क्षार अवधारणा सर्वमान्य है क्योंकि हाईएस्ट कंसेप्ट का इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो पदार्थ है वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन युग्म जो डोनर हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये बात कही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, एसिड। अब देखिए सरल भाषा में मैं ऐसे कह सकता हूं कि अम्ल के जो रिक्त कक्षक होते हैं वो क्षार के जो फुल्ली फिल्ड कक्षक है, अनसेयर्ड कक्षक, वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन एक्सेप्टिंग के आधार पर जो बॉन्ड बनता है। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अपन ने पढ़ा कि एक मेटल होता है जो सामान्यतः लिगेंड्स के साथ अटैच रहता है, लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में प्रोवाइड कराकर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, लेविस एसिड की भांति व्यवहार करता है, जबकि जो लिगेंड्स हैं वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, लेविस बेस की भांति व्यवहार करते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि सामान्यतः जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनमें लिगेंड लेविस बेस है और मेटल लेविस एसिड। अब ध्यान रखना समस्या ये आती है कि सामान्यतः लुईस एसिड बेस के आधार पर अपन ने ये तो बता दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो एसिड है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है वो, उसकी लेविस एसिडिटी, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी है, ये आधार अपन लुईस अम्ल क्षार अवधारणा के आधार पर नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक बार लिया H2O लिगेंड और एक बार लिया NH3 लिगेंड, दोनों ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और अमोनिया में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो ही मेटल के साथ जुड़ते हैं सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, तो क्या जिस रेट से H2O अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उपलब्ध करवाता है मेटल को, क्या उसी रेट से अमोनिया उपलब्ध करवाता है? बात तो सही है, उसी रेट से नहीं करवाता, उससे ज्यादा रेट से, यानी H2O लिगेंड की तुलना में NH3 लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से दे देता है और इन्हीं के आधार पर इनका वर्गीकरण हो जाता है। तो देखिए इसके अंतर्गत ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि उन अम्ल क्षार अभिक्रिया हैं उनमें कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्योंकि एक संकुल यौगिक के निर्माण की प्रक्रिया में भी धातु आयन जो होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से लिगेंड से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, फलस्वरूप धातु आयन किसकी भांति व्यवहार करता है, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, जबकि लिगेंड्स किसकी भांति व्यवहार करेगा, लुईस क्षार की भांति व्यवहार करेगा। अब देखिए संकुल निर्माण में धातु आयनों में लिगेंड्स की क्रियाशीलता एवं निर्मित संकुल के स्थायित्व का पता संकुलन अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे कह देते हैं, जिसे कई बार फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है, उसके द्वारा ये लगाया जाता है। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी
इसका मतलब है कि वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा है। जैसे अम्ल क्षार अभिक्रिया के दौरान किसी लुईस अम्ल के साथ क्षार के रूप में एक बार यानी लिगेंड के रूप में एक बार H2O लिगेंड लिया, दूसरी बार NH3 लिगेंड, तो क्या जिस गति से NH3 लिगेंड अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, क्या उसी गति से H2O लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है? नहीं, दोनों की क्रियाशीलता भिन्न भिन्न है। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से दान कर देते हैं, कुछ लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म धीमी गति से दान करते हैं। अतः स्थायित्व स्थिरांक के आधार पर धातु आयन और लिगेंड्स की क्रियाशीलता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी को आधार बनाकर तीन वैज्ञानिक थे 1958 में एस आयरलैंड, जे चैट एंड एन.आर. डेविस ने लिगेंड्स के सापेक्ष धातु आयनों की ग्राही प्रवृत्ति का भी अध्ययन किया। एक बार अलग धातु लिया, दूसरी बार अलग धातु लिया। उन्होंने क्या किया, एक बार Fe3 आयन लिया और दूसरी बार Hg2+ आयन लिया। धातु आयनों की इनकी विभिन्न हैलाइड आयनों के साथ, क्योंकि जो हैलाइड्स होते हैं उन हैलाइड्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वो एक्ट एज ए किसकी भांति व्यवहार करते हैं, एक्ट एज ए लिगेंड की भांति व्यवहार करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं अभी। एक बार ओनली कंसिडर सिग्मा बॉन्ड, ओनली कंसिडर सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए, जब उन्होंने इन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण किया, Fe3 इनसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, ऐसे ही Hg का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। अक्स यहाँ क्या हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो सकता है। जब इन कंपाउंड्स को लिया तो ध्यान रखिएगा, जब इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की तो ये इनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आई। अब ध्यान से देखना, Fe3+ आयन जब लेते हैं तो अगर फ्लोराइड अगर जुड़ेगा तो उसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 6 है, 1.4, 0.4। इसके लिए नील यानी इसके साथ अटैच होना ही पसंद नहीं करता है। इसका मतलब है कि Fe3+ आयन के लिए इधर से इधर जाने पर यानी फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाने पर जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। ठीक ऐसे ही Hg2+ के लिए कंसिडर किया तो फ्लोराइड के साथ 1, 6.7, 8.9 और ये 12, यानी फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाने पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ रहा है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि Hg है वो I के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करेगा। और यही बात कही गई है कि स्थायित्व मानों से स्पष्ट है कि Fe3+ एक्वस आयन है जो है वो उससे युक्त संकुलों का जो स्थायित्व होता है इस क्रम में घटता है, जबकि Hg2+ आयनों का स्थायित्व इस क्रम में बढ़ता है। अतः किसी एक धातु आयन के साथ विभिन्न लिगेंड्स, कोई भी पर्टिकुलर एक धातु आयन के साथ विभिन्न लिगेंड्स द्वारा निर्मित संकुलों के स्थायित्व स्थिरांकों के जो मान हैं उन मानों के आधार पर अपन लिगेंड्स को व्यवस्थित कर सकते हैं। उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है उन बेसिक स्ट्रेंथ को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से एक लिगेंड के सापेक्ष विभिन्न जो मेटल्स हैं, विभिन्न धातु आयंस हैं, उनके द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उन कॉम्प्लेक्सों के जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यूज हैं उन स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यूज के आधार पर जो मेटल आयंस हैं जो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, एसिड की भांति व्यवहार करते हैं, उनको भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ में, या उनकी मैं से कहूं कि उनका एसिडिक स्ट्रेंथ याद किया जा सकता है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है कौन सा कम एसिड है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब ध्यान रखना, अपन ने लेविस एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा था। लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के अंतर्गत अपन उनकी अम्ल और क्षारीय सामर्थ्य का पता नहीं लगा पाते थे। अपने को ये पता नहीं था कि सामान्यतः जो एसिड होता है लेविस एसिड के आधार पर, लेविस एसिड ने तो ये कह दिया कि सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लेविस एसिड है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो सारे के सारे लेविस एसिड हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर वो सारे के सारे क्या हैं, लेविस बेस हैं। अब ये नहीं निर्धारित नहीं किया, जिस तरीके से अभी अपन ने एग्जांपल देखा, Fe3+ आयन भी एक्सेप्ट करता है और Hg2+ आयन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसका मतलब Fe3+ और Hg2+ बोथ आर क्या है, लेविस एसिड। परंतु इनमें से ध्यान रखिएगा कौन से लिगेंड के साथ कौन सा ज्यादा स्थायी है। तो सामान्यतः ये जो Fe वाला है ये फ्लोराइड जो लिगेंड्स होते हैं उनके साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, हायर स्टेबिलिटी का होगा, स्टेबिलिटी हाई होगी।
परंतु अगर ये आयोडीन के साथ बनाए तो लेसर स्टेबिलिटी का ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं होगा, परंतु जस्ट रिवर्स। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि सामान्यतः है अगर मैं फ्लोराइड लिगेंड ही कांस्टेंट ले लूं तब ऐसी स्थिति में Fe3+ आयन की जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर है वो Hg2+ आयन की तुलना में ज्यादा है। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि Fe3+ जो आयन है, मेटल आयन है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपैरिजन टू H2+। किसके सापेक्ष? फ्लोराइड आयन के सापेक्ष। अगर मैं I के सापेक्ष ले लूं तब ये रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। क्लियर? अब देखिए, इसी को आधार बनाकर धातु आयन लिगेंडों की क्रियाशीलता के आधार पर ही आर्लैंड और उसके जो साथी थे चैट एंड डेविस, उन्होंने मेटल आयंस और लिगेंड्स प्रत्येक को दो क्लासेस में डिवाइडेड कर दिया, एक क्लास ए और दूसरी क्लास बी। यानी मेटल को भी, धातु आयन को भी दो भागों में बांट दिया, वर्ग ए मेटल आयन और वर्ग बी मेटल आयन। और इसी तरीके से लिगेंड के भी दो भाग हो गए, वर्ग ए और दूसरी वर्ग बी मेटल आयन। अब देखिए क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ग ए के मेटल आयंस हैं ये कम घनत्व वाले, इनकी डेंसिटी कम होती है, हल्के होते हैं तथा छोटे आकार के धातु आयनों को इसके अंतर्गत रखा गया है। जबकि इस वर्ग में हाई डेंसिटी वाले भारी और बड़े आकार के धातु आयनों को रखा गया है। इस वर्ग में क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुएं आ गई, आपकी क्षार और क्षारीय मृदा धातुएं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण धातु आयन, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो इस स्थिति में उनका आकार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट में हल्के संक्रमण धातु आयन जैसे टाइटेनियम 4+ है, Fe3+, CO3+, Cr3+ तथा लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड धातु आयनों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से वर्ग ए के अंतर्गत है। इसी प्रकार से वर्ग में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में भारी संक्रमण धातु आयन जैसे Hg2+, Pd, प्लेटिनम, Ag, Au आदि, और भारी पी ब्लॉक धातु आयन जैसे गैलियम है, थेलियम है आदि को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक इसी तरीके से धातु आयनों के प्रति विभिन्न लिगेंड्स के व्यवहार के आधार पर लिगेंड्स को भी कितने वर्गों में विभाजित कर दिया गया? दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक इसी तरीके से वर्ग ए लिगेंड्स और वर्ग बी लिगेंड्स। वर्ग ए के लिगेंड्स वे लिगेंड्स जो वर्ग ए के धातु आयनों के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी ए जो धातु आयन है उन्हीं के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो वर्ग ए के लिगेंड्स कहलाते हैं। इस वर्ग के लिगेंड्स हैं वो वर्ग बी के धातु आयनों के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस वर्ग में जो लिगेंड्स हैं उनमें डोनर एटम के रूप में क्या हो सकता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वर्ग ए जो लिगेंड्स हैं उनमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन आदि। अगर ये होंगे तो ज्यादा स्थायी संकुल बनाते हैं, अर्थात वर्ग ए के धातुओं के साथ लिगेंड्स के संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति है वो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाती है उनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति भी कम होती चली जाती है। इस वर्ग में लिगेंड्स में दाता परमाणु के रूप में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, सेलेनियम, सल्फर, आयोडीन आदि होने पर ज्यादा स्थायी संकुल बनते हैं। अर्थात वर्ग बी के धातुओं के साथ लिगेंड्स की जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो निम्न क्रम का अनुसरण करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सल्फर और ये फास्फोरस ये सामान्यतः है वर्ग बी, जो इनमें अगर फास्फोरस और सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन डोनर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तब ऐसी स्थिति में ये वर्ग बी के धातु आयनों के साथ जुड़ने की ज्यादा टेंडेंसी दर्शाते हैं। ये उपरोक्त जो क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर अपन आसानी से बता सकते हैं कि NH3 यानी एमीन जो लिगेंड है, एक्वा लिगेंड है, फ्लोराइड लिगेंड है, ये सामान्यतः है जो बेरिलियम 2+, ये क्या आ गया? एल्केलाइन सेकंड ग्रुप का मेटल है, Ti4+, CO3+, Fe3+ आदि धातु आयनों के साथ संकुलन की अधिक प्रवृत्ति रखते हैं, यानी इनके साथ जुड़कर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। जबकि आपका फोस्फीन है, R2S है सल्फाइड्स के रूप में, ये जो लिगेंड्स हैं डाइएल्किल सल्फाइड्स, ये लिगेंड सामान्यतः है Hg, Pd2+, Pt2+ आदि धातु आयनों के साथ संकुलन की अधिक प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि ये सामान्यतः ये जो मेटल्स हैं ये क्लास बी मेटल्स हैं, क्लास बी मेटल्स हैं। जबकि ये जितने की जितने बताए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? क्लास ए मेटल्स हैं, क्लास ए मेटल्स हैं। तो सामान्यतः है क्लास ए मेटल्स के साथ जो क्लास ए मेटल वाले जो धातु आयन हैं उनके साथ सामान्यतः है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो डोनर एटम युक्त जो लिगेंड्स हैं वो अटैच होते हैं। जबकि क्लास बी जो मेटल आयंस हैं उनके साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव
जो इलेक्ट्रॉन डोनर वाले जो डोनर एटम है जिन लिगेंड्स के पास, वो सामान्यतः क्लास बी मेटल्स के साथ जुड़ते हैं। अब ध्यान रखना, इसी से ये जो क्लास ए एंड बी वाला वर्गीकरण है, इसी वर्गीकरण का फायदा किसने उठा लिया? पियर्सन ने। उसने क्या किया, जहां इसने जो डेविस और चेट है, उसने सामान्यतः धातु आयनों को और लिगेंड्स को आर्लैंड, डेविस एंड चेट ने दो भागों में डिवाइडेड किया। एक में मेटल ले लिया और एक में लिगेंड ले लिया। प्रत्येक मेटल को भी दो भागों में बांट दिया, क्लास ए और दूसरा क्लास बी। ठीक इसी तरीके से लिगेंड्स को भी दो भागों में बांटा, क्लास ए और क्लास बी। अब ये जो क्लास ए वाला है, पियर्सन ने इसका फायदा उठाया, इसको उसने नाम दे दिया हार्ड, और क्लास बी को उसने नाम दे दिया सॉफ्ट। ठीक इसी तरीके से इसको भी क्या दे दिया, हार्ड, और इसको भी क्या दे दिया, सॉफ्ट। तो अगर लिगेंड की बात होती है तो वो कह देते हैं हार्ड लिगेंड और सॉफ्ट लिगेंड। अगर मेटल की बात होती है तो हार्ड मेटल और सॉफ्ट मेटल। क्लियर? अब वो इसी से कंसेप्ट बनाकर पियर्सन एक कंसेप्ट दे देता है जिसमें कहता है कि हार्ड वाला है वो हार्ड वाले के साथ ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का निर्माण करता है। और ये आर्लैंड और डेविस ने बता दिया था कि क्लास ए वाले हैं वो ए वाले के साथ ही जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं, बी वाले बी वालों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। बी वालों के साथ जुड़ेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। उसने एक नई परिभाषा दे दी कि हार्ड इंटरेक्शन ज्यादा स्टेबल होता है और सॉफ्ट इंटरेक्शन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड की तुलना में। और इसी के आधार पर इसका नाम चला गया हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, HSAB कंसेप्ट। और इसी पियर्सन कंसेप्ट को अपन क्या कह देते हैं, HSAB कंसेप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन HSAB कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही HSAB कंसेप्ट के साथ साथ इनकी जो टेंडेंसी है, सामान्यतः एसिड बेस स्ट्रेंथ की टेंडेंसी है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। यानी ये जो एसिड बेस का सामान्य परिचय मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से एसिड बेस का हार्ड एंड सॉफ्ट के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है, इसके बारे में सेकंड लेक्चर में बात करेंगे। देन पियर्सन का HSAB हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट क्या है, फिर किस तरीके से उनकी एसिड बेस स्ट्रेंथ है वो हार्डनेस और सॉफ्टनेस से जुड़ी हुई है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।